नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज 24 दिसंबर है। आज महान मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन है। आज का ये शो हम समर्पित करते हैं रफ़ी साहब को और सुनेंगे रफ़ी साहब के बेहतरीन नगमे और उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 30 जुलाई 1980 की लेट इवनिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर जे ओम प्रकाश के फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग। एक गाना रिकॉर्ड कर चुके थे, सीढ़ियों से नीचे उतरे, 4 लाइनें बाकी थी, नीचे उतर के गाड़ी में बैठ गए, फिर ऊपर आए और जे ओम प्रकाश जी से बोले, जे ओम जी 4 लाइनें तो बाकी हैं, कल के लिए क्यों पेंडिंग रखूं, आज ही कंप्लीट कर देता हूं। एलपी का म्यूजिक, आनंद बख्शी के बोल, फिल्म आसपास। ये 4 लाइनें डब की, नीचे आके गाड़ी में बैठे और घर चले गए। 30 जुलाई की रात को ही दिल का दौरा पड़ा और हिंदी फिल्म संगीत का अनमोल रत्न इस दुनिया से अपना काम पूरा करके उस दुनिया में चला गया। उस अनमोल रत्न का नाम मोहम्मद रफ़ी। जोरदार तालियां रफ़ी साहब। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह नाम के गांव में हुआ था। पंजाब के पास एक छोटा सा गांव है। 6 भाइयों में सबसे छोटे मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब को गाने की इंस्पिरेशन मिली एक फ़कीर से। एक फ़कीर उनके मोहल्ले से गुजरता था, मस्त गाना गाता हुआ, पाघा वालियों नाम जपो मौला नाम, ऐसा ही कुछ होता होगा। ज़माना अलग था, 1924 का अनडिवाइडेड इंडिया। पाघा वालियों नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम जपो मौला नाम। इस तरह से गलियों और कूचों में फ़कीर कुछ मौसीकी गुनगुनाते हुए निकलते थे और ये छोटा बालक रफ़ी उस फ़कीर के पीछे पीछे चलने लगता था गाना सुनने के लिए। और चलते चलते ही उस फ़कीर के गाए हुए कुछ कलाम, मौसीकी और मौसीकी के कुछ सुर इस बच्चे मोहम्मद रफ़ी के कानों में मिसरी सी खोल गए। ये कानों में उतरी हुई शीरी इसके गले में भी झलकने लगी। समय बीता और उसके कुछ दिन के बाद पिता वालिद साहब लाहौर शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने एक हज्जाम नाई की दुकान खोल ली। बालक रफ़ी फ़कीर से जो तबरुक मिला था, जो प्रसाद मिला था, जो अब धीरे धीरे गले में झलकने लगा, इस गले में झलकते हुए हुनर को पहचाना इनके भाई के एक दोस्त अब्दुल हमीद ने, जो बाद में इनके ब्रदर इन लॉ भी बन गए। रफ़ी साहब की फैमिली को समझाने और इनको बंबई तक पहुंचाने में अब्दुल हमीद साहब का बहुत बड़ा हाथ था। रफ़ी साहब को स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका भी बड़े ड्रामेटिक तरीके से मिला। हुआ यह कि एक बार लाहौर में महान गायक केएल सहगल साहब का शो था। अचानक साहब लाइट गुल हो गई। तो अब लाइट गुल हो गई तो स्टार केएल सहगल साहब अपीयर कैसे करेंगे? जनता शोर मचाने लगी। अब जब रफ़ी साहब के भाई थे, उन्होंने कहा भाई किसी तरह से जनता का मन तो बहलाना है। तो ऑर्गेनाइजर के पास गए कि साडा छोटा भरा है, ओ जनता दा मन बहला लेगा, है जी, दिल बहला लेगा, उन्होंने गाने का मौका भी दो। ऑर्गेनाइजर ने बात सुनी और बालक मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया। जैसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स भाई सुपरस्टार नहीं है तो थोड़ा सा कोई है आके मनोरंजन कर दे। इस तरह से, इस ड्रामेटिक तरीके से बालक मोहम्मद रफ़ी को पहली बार स्टेज पे गाने का मौका मिला। और जब बालक मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, जो उस फ़कीर से तबर्रुक मिला था, गले से जो शीरीं आवाज़ निकली, जो मखमली आवाज़ निकली, तो मोहम्मद रफ़ी छा गए। इसी फंक्शन में हिंदी फिल्मों के एक म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्होंने भी रफ़ी को सुना और इनविटेशन दे डाला बॉम्बे आने का। रफ़ी साहब के बारे में चर्चा जारी रहेगी। ये मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से सहगल साहब के एक शो में
लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने का मौका मिला। जनता ने उनका गाना सुना, गाना सराहा। वहीं पर उस वक्त के म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर मौजूद थे, उन्होंने बॉम्बे आने का इनविटेशन दे दिया। रफ़ी साहब जब बॉम्बे आए तो उन्हें फिल्म शाहजहां में सहगल साहब के गाए एक गीत में कोरस में गाने का मौका मिला, रूही रूही मेरे सपनों की रानी। नौशाद साहब की बात चल रही तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक स्वाभिमानी का, मासूमियत का, खुददारी का किस्सा। देखिए, रफ़ी साहब ने नौशाद साहब के गाने की रिकॉर्डिंग में भाग लिया। कोरस गाना था, रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, ये नीचे आ गए। अब थोड़ी देर बाद पैकअप करने के बाद जब नौशाद साहब नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि ये नौजवान रफ़ी खड़ा हुआ है। नौजवान रफ़ी से जब नौशाद साहब ने पूछा कि घर क्यों नहीं गए, तो मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि साहब कल भी तो वापस आना है, रिकॉर्डिंग अभी बाकी है और जाके वापस आने के पैसे मेरे पास नहीं है। नौशाद साहब को अचंभा हुआ, अचरज से वो बोले, अरे तो पैसे नहीं है तो मांग लेते। मोहम्मद रफ़ी ने कहा, हुजूर मेहनताना कैसे मांगता, अभी रिकॉर्डिंग या काम पूरा नहीं हुआ है। देखिए, ये मासूमियत थी, उस जनरेशन के, उस नस्ल के लोगों की ये खासियत थी। काम पूरा नहीं हुआ है, मेहनताना तो तब लूंगा जब काम पूरा हो जाएगा। नौशाद साहब ने पैसे दिए, आशीर्वाद दिए, बहुत दुआएं दी और यहीं से नौशाद और मोहम्मद रफ़ी साहब का एक रिश्ता कायम हुआ जो ता जिंदगी चलता रहा। देखिए, वहाँ के.एल. सहगल साहब की महफिल में म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने इन्हें सुना, बम्बई आने का मौका दिया और अपना वादा पूरा किया और मोहम्मद रफ़ी को पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका मिला। एज अ फुल फ्लैज्ड सिंगर, गुल बलोच वॉज द फर्स्ट फिल्म ऑफ मोहम्मद रफ़ी। फिल्म गांव की गोरी, फिल्म का नाम था गांव की गोरी, म्यूजिक बाय नौशाद। गीत के बोल हैं, दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। इस गाने को रफ़ी साहब अपना पहला हिंदी सॉन्ग मानते रहे। नौशाद साहब के साथ ट्यूनिंग अच्छी थी, नौशाद साहब इन्हें गवाते रहे और साथ साथ इनके हुनर को तराशते रहे। 1951 में नौशाद साहब एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था बैजू बावरा। बैजू बावरा कहानी है एक शास्त्रीय गायक की जो संगीत सम्राट तानसेन के मुकाबले में अपने ज़माने में खड़ा हो जाता है। आप सब लोगों को बैजू बावरा के गीत तो मालूम है, ज़रा मुझे मेरे लिए गुनगुना दीजिए तो मैं, हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत आसानी हो जाएगी कि क्यों रियाज करना पड़ा रफ़ी साहब को और इतना रियाज करना पड़ा कि गला छिल गया और गले से थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा। तो हमारे दर्शक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज। ये राग मालकौस है, इसमें खरच से लेके और ऊपर तक के सुर लगे। कंपोजिशन ऐसी है कि नीचे दरना, ये एक्चुअली एक बड़ी पुरानी पारंपरिक एक शास्त्रीय कंपोजिशन है। मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, मुख मोड़ मोड़ मुस्का। ये राग जो मालकौस जो है उसमें धनी सा गम धनी धनी सा नि ध म गम धनी ध म गम ध म गम ग सा धनी सा ग सा गम धनी सा नि ध म गम धनी ध म गम ध म गम ग सा म म गम ग सा नि सा गम ध म गम धनी सा धनी सा धनी सा नि ध म गम ग सा मुख मोड़ मोड़। तो ये राग मालकौस है। इस मालकौस का एक संपूर्ण राग मानते हैं, उसको नीचे से के सुरों से लेके और ऊपर तक का सुर है। दूसरा कोई गाना गाइए। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा है मिलन, ये हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। ये भी शास्त्रीय संगीत के ऊपर। एक दूसरा गाना है,
दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। देखिए आज की जनता, आप लोग सब यंगस्टर्स स्टूडियो में बैठे, लेकिन कितने इजीली इन गानों को गुनगुना रही है। कम बैक टू द मेन पॉइंट कि इतने कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशंस हैं, इतनी मेहनत वाली कंपोजिशन है कि रफ़ी साहब को इतना रियाज करवाया नौशाद साहब ने कि गला छिल गया और एक पॉइंट पर गले से खून भी निकलने लगा। लेकिन मोहम्मद रफ़ी अटल सजग रियाज में जुटे रहे, गाने गाए, रिकॉर्डिंग की, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म चली एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। यहीं से आमद हुई मोहम्मद रफ़ी, द ग्रेट लेजेंड मोहम्मद रफ़ी, द ग्रेट पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा, जो रफ़ी साहब के ज़माने में ही रफ़ी साहब का एक कंटेम्प्रेरी सिंगर रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे। एनी आइडिया, एनी गे? महेंद्र कपूर। बिल्कुल सही बात है, महेंद्र जी। देखिए महेंद्र जी को भी मैं ग्रेट आदमी मानता हूँ। कहानी ये है कि जब वो छोटे थे तो एक लड़का अपनी क्लास में अपनी कॉपी पे मोहम्मद रफ़ी लिखता हुआ पकड़ा गया। हाँ जी, गुरुजी ने, टीचर जी ने पिटाई कर दी। पर जब इस लड़के के दोस्त ने इस लड़के की रफ़ी साहब के लिए दीवानगी देखी तो वो किसी ना किसी तरह अरेंज करके इस लड़के को रफ़ी साहब के घर ले गया। रफ़ी साहब इस लड़के से मिले और लड़के की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद रफ़ी साहब ने इस लड़के को अपना शागिर्द बना लिया और उसे गाने के साथ साथ हारमोनियम बजाना भी सिखाया। इस लड़के को अपने साथ स्टूडियो ले जाते हैं, हर चीज की तालीम दी। आगे चल के ये लड़का रफ़ी साहब के साथ ही सिंगर बन गया, उनके रहते हुए ही एस्टैब्लिश सिंगर हो गया। और ये एस्टैब्लिश सिंगर बहुत ही विनम्र, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, अनादर ग्रेट सिंगर महेंद्र कपूर जी। जोरदार तालियां महेंद्र जी के लिए। महेंद्र कपूर रफ़ी साहब को क्या मानते थे, ये आपको इस किस्से से पता चल जाएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूं। एक बार महेंद्र कपूर का लंदन में शो था। रफ़ी साहब के 2 बेटे लंदन में ही थे, शो देखने आए। रफ़ी साहब के बेटों ने भी महेंद्र कपूर को वही अदब, वही इज्जत, वही रिस्पेक्ट दी जो उनके फादर प्यार मोहब्बत महेंद्र जी को दिया करते थे। शो स्टार्ट हुआ, इंटरवल के बीच में सिक्योरिटी ने आके महेंद्र कपूर को बताया कि 2 यंगस्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं। महेंद्र कपूर ने कहा कि बुलवाइए। और जब ये 2 नौजवान आए तो महेंद्र कपूर इन दोनों नौजवानों को देखकर इतने खुश हुए, इतने एक्साइटेड हो गए। उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि बराए मेहरबानी आप किसी भी तरह से 2 फूलों की मालाएं बुलवाएं। आप किसी तरह से 2 फूलों की मालाएं अरेंज की गई। शो दोबारा स्टार्ट हुआ। महेंद्र कपूर जी ने अनाउंस किया कि मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के, मेरे गुरु के 2 बेटे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों बेटे बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। रफ़ी साहब के जब दोनों बेटे स्टेज पे पहुँचे तो ग्रेट महेंद्र कपूर ने, ये महेंद्र कपूर का बड़प्पन है, ये महेंद्र कपूर की ग्रेटनेस है कि उन्होंने रफ़ी साहब के दोनों बेटों के पैर छुए। क्या बात है। दोनों बेटों के पैर छुए। दोनों लड़के असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा अंकल हम आपके बेटे जैसे हैं। महेंद्र कपूर ने कहा नहीं बेटा, आप मेरे गुरु के बेटे हो। गुरु का बेटा गुरु होता है। ये देखिए आप महेंद्र कपूर की ग्रेटनेस देखिएगा। जोरदार तालियां मोहम्मद रफ़ी के लिए और जोरदार तालियां महेंद्र कपूर के लिए। एक समय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था जब डुएट की बात होती थी, जब डुएट की कोई कल्पना होती थी कि डुएट है, कंपोजिशन होती थी, तो पहली चॉइस होती थी मोहम्मद रफ़ी एंड लता मंगेशकर। बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट ओपी नैयर जिन्होंने लता मंगेशकर से कभी नहीं गवाया। पर न जाने क्या हुआ, किसकी नज़र लगी कि रफ़ी और लता ने साथ गाना बंद कर दिया। हुआ ये कि लता मंगेशकर गाने की रॉयल्टी को लेकर सिंगर्स की एक यूनियन बनाना चाहती थी, जिससे संगीतकारों की तरह सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिल सके। जब इस मुद्दे के ऊपर रफ़ी साहब से उनकी बात हुई तो रफ़ी साहब ने अपना लॉजिक दिया कि हम जो गाना गाते हैं उसका पेमेंट हमें मिल जाता है। तो जो पेमेंट हमें मिल गया
उस गाने की रॉयल्टी की बात समझ में नहीं आती। ये एक बड़ा आइडियलिस्टिक एटीट्यूड था रफ़ी साहब का। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि रफ़ी साहब बिल्कुल उन्हें गलत किया या जो लता मंगेशकर रॉयल्टी की डिमांड कर रही थी वो गलत कर रही थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। रफ़ी साहब का लॉजिक ये था कि हमारा पेमेंट मिल गया है, हमको अब रॉयल्टी से क्या मतलब है। लेकिन लता मंगेशकर चाहती थी कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स को जो रॉयल्टी मिलती है वो रॉयल्टी हमको भी मिले। इस बात को लेकर लता रफ़ी साहब से इतना रूठ गई कि उन्होंने फैसला ले डाला कि वो अब मोहम्मद रफ़ी के साथ काम ही नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात हो गई। रफ़ी साहब ने कहा पेमेंट मिल जाता है, रॉयल्टी की जरूरत नहीं है, और लता मंगेशकर ने कहा रॉयल्टी चाहिए। तो दो जीनियस के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस हो गया कि दोनों ने एक साथ डुएट गाना ही बंद कर दिया। लता और रफ़ी साथ नहीं गाएंगे, इस बात को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर धर्म संकट में पड़ गए और फाइनली उन्होंने कहा कि हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब को तो रख लेते हैं और मोहम्मद रफ़ी के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। ये कॉम्बिनेशन सामने बन के आया आशा भोसले के रूप में, और लता मंगेशकर को रिप्लेस करने की कोशिश की सुमन कल्याणपुर की आवाज़ से। आप में से कोई बता सकता है मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ इस दौर के वो गीत जो उन्होंने सुमन कल्याणपुर के साथ गाए? एनीबॉडी? बालमा सावन भी तो जाए, सावन भी तो जाए। हाँ, और एक मंदिर है, बिल्कुल सही है, दिल एक मंदिर है, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने की आसमान पे तारे हैं बेशुमार। क्या बात है ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, ले आए तुमने पुकार। ग्रेट मोहम्मद रफ़ी, सुनते गाने। किसी को भी उसके कद का गुमा न था, किसी को भी उसके कद का गुमा न था, वो आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था। ये शेर बिल्कुल मौजू है रफ़ी साहब की पर्सनालिटी पर। रफ़ी साहब महान कलाकार, अजीम फनकार तो थे ही, लेकिन साथ साथ अजीम शख्सियत थे, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मेरे जान पहचान के एक प्रोड्यूसर हैं, उनके फादर जब पहली बार प्रोड्यूसर बने तो रफ़ी साहब उनके गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आए। पंजाबी आदमी, उन्होंने रफ़ी साहब के गाने के बाद 5,001 रुपया उनको नजराना रखा। तब तक रफ़ी साहब को पता लग गया था कि ये इस प्रोड्यूसर की पहली फिल्म है जो पहली बार डायरेक्ट भी कर रहे हैं। पंजाबी बंदा, उन्होंने फर्स्ट टाइम उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहा, तुम्हारी पहली पिक्चर है, मैं 1 रुपया रख लेना है, मतलब मैं 1 रुपया रख देता हूँ, 5,000 रुपये मेरी तरफ से फिल्म प्रोडक्शन में लगा दो। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बात बता रहा हूँ। एलपी ने भी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब रफ़ी साहब से पहला गीत गवाया तो बहुत डरते डरते उन्होंने रफ़ी साहब के हाथ में 1,000 रुपये रखे। यहाँ पर भी रफ़ी साहब को मालूम था ये दोनों नए लड़के हैं, न्यू कमर्स, नए जवान हैं, बहुत अच्छा संगीत देते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जब 1,000 रुपये इस गाने के लिए मिले तो 1,000 रुपये में 1-1 रुपये के 2 नोट और ऐड करके 501 रुपया हथेली खुलवाई, और लक्ष्मीकांत की हथेली पर और प्यारेलाल की हथेली पर ग्रेट मोहम्मद रफ़ी ने आशीर्वाद दुआएं देते हुए दोनों नौजवानों की हथेली पे 501 रुपये की इसी दुआएं दी। ये मोहम्मद रफ़ी, क्या क्या तारीफ करूं मोहम्मद रफ़ी की, जिसके लिए गाते थे पूरा डूब के गाते थे, और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। शायद ही इंडस्ट्री के किसी सिंगर को, लता मंगेशकर को छोड़ के, इतने गानों के रेंज मिले हों। देखिए आप,
लग जा गले दिलरुबा। ये भी गाना वो है, सारी खुशियां हैं मोहब्बत की जमाने के लिए, मैंने तो प्यार किया आंसू बहाने के लिए, सारी खुशियां हैं। हर तरह का गाना, सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। इस रंग बदलते दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। मोहम्मद रफ़ी, सलाम उनकी यादों को, और जिससे भी दुआ मांगो, प्रार्थना करो अल्लाह के नाम पर, भगवान ईश्वर के नाम पर, परम पिता परमात्मा के नाम पर। कहो कि कलाकार और इंसान मोहम्मद रफ़ी की तरह ही दुनिया में भेजे है तो अच्छा हो। ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान तलत अज़ीज़ फिर से कारवान गज़ल 92.7 बिग FM पर लेकर हाजिर। आज का एपिसोड नया एपिसोड है और मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको क्या सुनाऊं, और सडनली अभी अभी आपने जो रफ़ी साहब का जो नगमा सुना, वाह, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। वाकई मेरा भी क्या कसूर है, जब इतने हसीन गाने सुनता हूँ, इतनी हसीन शायरी सुनते हैं हम, तो दिल मचल ही जाता है। तो मेरा भी दिल मचल गया। तो आज मैंने सोचा कि आज सिर्फ रफ़ी साहब की गाई हुई गज़लियात, नगमे जो फिल्मों में उन्होंने गाए हैं और आज तक मशहूर हैं, वो आपको मैं आज इस प्रोग्राम के ज़रिए सुनाऊंगा। देखिए, मैं जब छोटा था, 1960 की बात है, तो मेरे एक चचा थे और हैं अभी भी, वो जिंदा हैं लंदन में, अल्लाम खान नाम है उनका। वो आए थे और वो उस ज़माने में रेडियो पर सब गाने सुनते थे, और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था वो रेडियो पर ये गाना सुना रहे थे और फुल वॉल्यूम, सारे घर में गाना गूंज रहा था। कौन सा मैं जो सुनाने वाला हूँ, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। वाकई ये रोमांटिसिज्म जो उस ज़माने का था 1960s और 70s में ना, मेरे ख्याल कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्यों ना ये रोमांटिसिज्म जो हमने देखा है बचपने में और आज हम जो देख रहे हैं, क्यों ना ये वापस आ सकता। चलिए ये गाना सुनिए, फिर मैं वापस आऊँगा। तो रफ़ी साहब का आज स्पेशल है, तो बहुत सारे उनके गाने मैंने चुने हैं, जो गज़ल भी हैं, जो नगमे भी हैं और बहुत ही रोमांटिक हैं। तो आज का रोमांटिक स्पेशल रफ़ी साहब के नाम कारवान गज़ल सुन रहे हैं हम 92.7 बिग FM पर तलत अज़ीज़ के साथ। रंग वन नूर की बारात किसे पेश करूं, और मैं ये पेश कर रहा हूं आप सबको। रंग और नूर और नगमा और सुर और तासुरात, फीलिंग सारी की सारी रफ़ी साहब की आवाज़ के ज़रिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं लौट आया हूं और आप सुन रहे हैं कारवान गज़ल 92.7 बिग FM पर तलत अज़ीज़ के साथ। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। अभी जो आपने गाना सुना रफ़ी साहब का गाया हुआ, साहिर साहब का लिखा हुआ और मदन मोहन साहब की मौसीकी। ये फिल्म आप जानते हैं, फिर से दोहरा रहा हूँ, फिल्म का नाम ही गज़ल था। मदन मोहन साहब
ने बहुत सारे गाने जो और गज़लियात खुसूसन उन्होंने फिल्मों में जो बनाए वो एक एक्चुअली एक बेंचमार्क बन चुके हैं। उनके नगमों में यूजुअली सितार बजता था और सितार एक ही फर्द था जो बजाता था, वो था उस्ताद रईस खान साहब। रईस खान साहब अभी भी हयात हैं और रईस खान साहब का एक हाथ जो था ना, क्योंकि वो खुद गाते भी हैं तो गायकी का अंग था सितार में। तो अब मैं दूसरा जो नगमा सुना रहा हूँ उनका आपको, वो है तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। अब ये देखिए फिल्म नौनिहाल का है, 1967 की फिल्म है ये, कैफी साहब ने लिखी है और बहुत सिंपल सी धुन है, लेकिन इसको जिस तरीके से इसकी मेलोडी बनी है, इसमें जो सोनी कोमी साहब ने, दोनों जो भाई थे, वो जो कैसे म्यूज़िक उसमें अरेंजमेंट जो किया है, और फिर सितार, इसमें सितार सुनिएगा रईस खान साहब का, आपको पता लगेगा कि क्या रफ़ी साहब की आवाज़, रईस खान साहब का सितार, मदन मोहन साहब की मेलोडी, कैफी साहब का कलाम। देखिए ये क्या लाइन है, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र ये उम्र का एक पल में तमाम कर लूँगा। और इस पर मुझे एक बहुत खूबसूरत शेर याद आ रहा है। वो शेर ये है कि वो एक पल जो तेरी कुर्बत में गुजर गया, वो एक पल जो तेरी कुर्बत यानी कि तेरे करीब रहना या तेरी सोहबत में, या वो एक पल जो तेरी कुर्बत में गुजर गया, उस पल में गुजरता है हर दिन मेरा। क्या बात है। चलिए इसी बात पे हम ये नगमा सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। आज हम, और देखिए और एक बात कहना चाहूँगा कि उस ज़माने में कैसे कैसे शायर थे, जैसे कि अभी कैफी साहब, कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, ये अपनी ज़ात में खुद ये लिटरेरी वर्ल्ड में इनका बड़ा नाम था, लेकिन जब फिल्मों में भी लिखते थे तो ऐसी ज़बान में लिखते थे कि आम आदमी उसको समझता था, महसूस करता था। और आज तक देखिए, आज तक आज की जो नई पीढ़ी है जो पैदा भी नहीं हुई थी, वो भी इस गानों से बड़ी मुतासिर है। अब मैं जो गाना सुनाना चाहूँगा उससे पहले अभी अभी आपने जो गाना सुना, छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, रवि साहब की मौसीकी और साहिर लुधियानवी साहब के बोल या लिरिक्स या शायरी। तो निदा फाजली साहब का एक शेर, बड़ा खूबसूरत शेर याद आ रहा है कि कहते हैं, नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल। अजाब समझते हैं ना आप भाई, हम लोग कहते हैं कि शराब जो पीने वाला है वो नर्क में जाएगा, अजाब है। तो कहते हैं नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल, किसी की याद को कीजिए शराब में शामिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रोमांटिसिज्म का माहौल बन चुका है ना, आपको मजा आ रहा है, मुझे यकीन है आप लोग जो सुन रहे हैं लुत्फ उठा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और मदन मोहन साहब की ही कॉम्पोजिशन और मजरू साहब ये गाना लिखा, और इसकी भी कहानी मज़ेदार है। वो है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये तो आपने सुना है। इसमें एक बहुत खूबसूरत एक बैक स्टोरी है। एक फैज़ साहब की नज़्म है बहुत मशहूर, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, मतलब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रोशन है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, दुनिया का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, मतलब तेरी सूरत है आलम में बहार परमानेंट है, सबात इज परमानेंसी। फिर आती है लाइन, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। तो मजरू साहब को ये लाइन पसंद आ गई, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। उन्होंने फैज़ साहब को ख़त लिखा, फैज़ साहब आपकी ये मशहूर नज़्म है, इसमें से मैं एक लाइन अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक गाना लिखना चाहता हूँ। तो फैज़ साहब ने वापस फ़ौरन जवाब दिया, बोले मजरू मुझे यकीन है कि आप ये गाना ऐसा लिखेंगे जो मेरी नज़्म से भी बहुत और उम्दा होगा। देखिए क्या खूबसूरत एक दूसरे का तबादले ख्याल है, और यही हुआ। तो फिर मजरू साहब ने ये लाइन लेकर पूरा गाना लिख दिया। तो ये गाना फिल्म चिराग में मदन मोहन साहब ने कंपोज किया और मजरू साहब का कलाम। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। कारवाने गजल का माहौल बना हुआ है,
रोमांस का माहौल बना हुआ है। तो आज ऐसा माहौल बना हुआ है कि मेरे उस्ताद फैयाज़ अहमद खान साहब, वो शायर भी थे और उस्ताद भी थे क्लासिकल मौसीकी किराना घराने के, उन्होंने गज़ल लिखी थी और वो मैं आपको सुना देता हूँ कि यही आज मूड जो है कि रात फिर बरसी हैं यादों की घटाएं क्या क्या, रात फिर बरसी हैं यादों की घटाएं क्या क्या, दी हैं गुजरे हुए मौसम ने सदाएं क्या क्या, वो हंसी शाम वो पैमाने वफा वो कस्में वो तो सब भूल गया, याद दिलाएं क्या क्या। चलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ सारी चीज़ें, आप तो भूले नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और आज हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं। रफ़ी साहब के मुख्तलिफ नगमे गज़लिया जो फिल्मों में मशहूर हैं वो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। अभी तक आपने रोमांटिक उनके जो सुने, और रोमांस के दो पहलू होते हैं, एक होता है रोमांस और उसके बाद रोमांस का दूसरा पहलू होता है जब वो रोमांस और जो इश्क जो है वो नामुकम्मल होता है तो फिर एक दर्द और एक टीस और एक हुक निकलती है आशिक से। अभी अभी आपने जो सुना शकील बदायूनी साहब का कलाम था, फिल्म राम और शाम, और नौशाद साहब की मौसीकी। आगे चलिए और मैं आपको सुनाऊंगा अब एक बहुत ही रोमांटिक नज़्म। ये नज़्म है और ये भी शकील बदायूनी की लिखी हुई है और बहुत ही मशहूर है। फिल्म मेरे महबूब नौशाद साहब की मौसीकी इसमें भी। इसमें जो सीन है शायद आपको याद होगा कि चंद दो एपिसोड पहले मैंने मजाज लखनवी पर एक एपिसोड किया था। मजाज बड़े शायर थे और उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही वाक़या हुआ था जो फिल्म मेरे महबूब में भी दिखाया गया कि जब हीरो हमारे हीरोइन से टकराते हैं और वो पर्दे में होती, पर्दा हट जाता है मतलब बुर्का, और वो देखते हैं तो वो उन्हीं की माशूक है। और फिर ये शायर हैं और भरे यूनियन हॉल में या भरे कॉलेज के हॉल में ये नज़्म पढ़ रहे हैं और इसमें राजेंद्र कुमार साहब खड़े हैं, माशूक साधना जी वो सामने बैठी हैं और ये पढ़ रहे हैं पूरे भरे हॉल में, लेकिन ये एक्चुअली मुखातिब हैं अपनी आशिक से, और वो है फिल्म में जो कैरेक्टर है जो भी साधना जी कर रहे हैं। मेरी मोहब्बत की कसम फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। अब हम उस कोने में घुस रहे हैं जहां पर इश्क में जब दर्द और नाकामी आती है तो फिर इंसान पर क्या होता है, उस किस्म के नगमे अभी आएंगे। एक शेर याद आ रहा है मुझे बहुत खूबसूरत कि एक रोज जो थामा था हाथों को मेरे तूने, एक रोज जो थामा था हाथों को मेरे तूने, खुशबू तेरे हाथों की हाथों से नहीं जाती। ये इश्क होता है कि वो यादें रह जाती हैं और वो यादें कभी भी जाती नहीं है, तो वो इजहार करता है आशिक कि तू दूर है कितना अब है यार मेरे मुझसे, तू दूर है कितना अब ऐ यार मेरे मुझसे, लेकिन तेरी सूरत है ख्वाबों से नहीं जाती। तो ये बात है इस नगमे में, वही है। तो इसमें तो रोमांटिसिज्म है लेकिन ये मिले नहीं है तो वो इजहार कर रहे हैं। और इससे पहला जो आपने सुना अभी उसमें तो वो हार चुके हैं, जो भी उनके दिल में जो एक तूफान मचा हुआ है वो इजहार कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले लिंक में बताया था इससे पहले वाले कि अब वो माहौल हो गया है शाम का माहौल, रात का माहौल, ढल रही है रात। और अभी अभी आपने जो गाइड का नगमा जो सुना, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, क्या बात है। शैलेंद्र साहब का नगमा था लिखा हुआ है। शैलेंद्र भी बहुत बड़े अच्छे लिरिक राइटर थे उस ज़माने के, SD बर्मन साहब की मौसीकी। तो अब जो शाम बढ़ रही है तो मुझे कुछ एक ऐसी गज़ल याद आ रही है, मैं सुना देता हूँ क्योंकि अब आगे का जो नगमा है सुनाऊंगा इसका मूड इससे मिलता है। हालांकि धुन नहीं मिलेगी लेकिन जो मूड है, जो तासुरात हैं वो मिलेंगे। जब भी आती है तेरी याद कभी शाम के बाद, और बढ़ जाती है अफसुर्दा दिली शाम
के बाद जब भी आती अब इरादों पे भरोसा है न तौबा पे यकीन, अब इरादों पे भरोसा है न तौबा पे यकीन। मुझको ले जाए कहाँ तिश्न लबी शाम के बाद, मुझको ले जाए कहाँ तिश्न लबी। तिश्न लबी मतलब प्यास, मेरी जो लब की प्यास है, मेरे होंठों की प्यास है, लेकिन यहाँ पर इशारा है दिल की प्यास। मुझको ले जाए कहाँ तिश्न लबी शाम के बाद। शाम के बाद जब आशिक का जब मूड और माहौल जो बनता है तो उसको सिर्फ अपनी माशूक की याद आती है। तो यहीं पर यही मूड लेकर मैं आपको अभी सुनाता हूँ दिल दिया दर्द लिया का नगमा, नौशाद साहब की मौसीकी और शकील बदायूनी साहब का कलाम। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। इसमें आपने अगर फिल्म देखी है, आपने 1966 की फिल्म है दिल दिया दर्द लिया। ये एक्चुअली ये A.K. कारदार साहब की फिल्म थी और एक बड़ी फेमस मशहूर क्लासिक नॉवल है वदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्ट, उस पर बेस्ड थी। और नौशाद साहब ने वो मूड रखा म्यूजिक का। और इसमें ये गाने से पहले सीन जो होता है वो दिलीप साहब बहुत ही अपने उदास हैं, वो अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं और फिर ये गाना सुनना शुरू होता है। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी अब करार आता नहीं। करार मतलब सुकून, क्योंकि बेखुदी तो नशा का आलम है, लेकिन उसमें भी करार नहीं आता क्योंकि बेचैनी है। क्योंकि आशिक जो है वो आशिक मिजाज है, वो अपनी माशूक को खो चुका है। तो वो जो एक क्या कहना चाहिए, एक जो टीस है, जो एक खला है, खला एम्प्टी स्पेस, वो कोई नहीं भर सकता। माशूक ही भर सकते हैं, भर सकती हैं या भर सकता है, लेकिन अब वो है नहीं। तो चलिए, राह गर्दिशों में गर्दिश में हरदम इश्क का सितारा। ये अक्सर ऐसे ही होता है, जब इश्क का सितारा गर्दिशों में आ जाता है तो फिर वो बस पूछिए मत, वो वर्लपूल है, उसमें जब गया तो फिर वापस ही नहीं आता, वो गायब हो जाता है, उसी में गोल 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 घूमता रहता है। जैसे कि एक मुझे शेर याद आ रहा है, मसलियत की भी राह मिलती नहीं, जब बिगड़ जाए बात बनती नहीं। तुमको पाऊं तो किस तरह पाऊं, कोई तदबीर काम करती नहीं। दिल तरसता है ख्वाब को तेरे, आंख बेचैन है कि लगती नहीं। और फिर सामने रख के जिससे बात करूं, कोई तस्वीर ऐसी मिलती नहीं। ये अदीन ताजी साहिबा हैं, शायरा बहुत अच्छी, उनका कलाम है। तो अब आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि तलत अजीज को, कारवान गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग FM पर। और आज हमारा रफ़ी स्पेशल, मुझे यकीन है आपको पसंद आया होगा। मैंने जितने गाने सुनाए, मैंने आपको जितनी बातें की मैंने, मोहब्बत पे, इश्क पे, जुनून पे, मुझे यकीन है कि आपको इसका लुत्फ़ आया होगा। अब मैं जाते जाते आपको एक बहुत ही दर्द भरा, देखिए दर्द में भी एक असर होता है, दर्द एक, उसमें एक मिठास होती है, मीठा दर्द कहते हैं इसको। तो इसलिए मैं जाते जाते एक मीठा दर्द देकर जाना चाहता हूँ। और ये है नगमा साहिर साहब का लिखा हुआ, ऑफकोर्स रफ़ी साहब का गाया हुआ, और फिल्म हम दोनों में जयदेव साहब की म्यूज़िक। और जयदेव साहब से मेरी मुलाकात पर्सनली हो चुकी है। जब मैं पहली बार मुंबई आया था 1976 में, तो ये रहते थे चर्च गेट पे, और इनसे किसी ने मुझे मिलाया और मैं गया उनके पास। और उनके बैचलर आदमी थे, एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहते थे वो, और उन्होंने मुझसे गाना वगैरह एक रिहर्स भी करवाया। लेकिन मैंने जो नोट किया, बहुत ही खामोश और एक्सप्रेशन नहीं था उनके चेहरे पर, वो बिल्कुल अपने रिजर्व्ड आदमी थे। लेकिन क्या क्या ब्यूटीफुल नगमे और कैसे कैसे गज़लें, जैसा कि वो आपने सुरेश वाडकर का सुना होगा, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, वो जयदेव साहब की म्यूज़िक है, गज़ल है वो। और वैसे ही ये जो आपको सुना रहा हूँ, जाते जाते कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। देखिए, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे
कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। नहीं रोइए मत, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मोहब्बत की। तो मुझे यकीन है कि ये सब बातें होती हैं तो एक दिल में एक बहुत एक वार्म फीलिंग सी महसूस होती है, क्योंकि मोहब्बत का कोई भी पहलू उसमें एक जज्बा होता है, वो बहुत ही एक वार्म होता है, चाहे वो मुकम्मल मोहब्बत या नामुकम्मल मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत जिसमें जुड़ा हुआ है वो बस दिल से दिल को राह मिलती है। तो ये दिल, मेरा दिल आपसे मिल चुका है। आप लोग जो सुन रहे हैं मुझे, कारवाने गज़ल के सुनने वाले, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ आज के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और कुछ और भी चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूँगा, और नए चीज़ें, नई गज़लियात, नए आर्टिस्ट, नए नगमे और नई बातें। तो जुड़े रहिएगा कारवाने गज़ल के साथ। आज रात के लिए मुझे यकीन है आपको मज़ा आया, और मुझे तो बड़ा एज़ यूजुअल मज़ा आता है। मैं ये बार आप नोट करते होंगे कि हर बार मैं यही बात दोहराता हूँ हर प्रोग्राम के बाद, लेकिन वाकई दिल से कहता हूँ मुझे मज़ा आता है। आपसे बातचीत कर मुझे बड़ा मज़ा आता है, और मुझे यकीन है कि आपको भी आ रहा है। चलिए, शब बखैर, गुड नाइट फ्रॉम तलत अजीज़, कारवाने गज़ल प्रोग्राम 92.7 बिग FM पर। बात तब की है जब मोहम्मद रफ़ी कोरस में गाने के लिए स्टूडियोज के चक्कर काटा करते थे। एक बार की बात है, मोहम्मद रफ़ी मौसीक़ार आज़म नौशाद की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचे, लेकिन इत्तफ़ाक़न उस दिन रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। सभी लोग एक एक करके स्टूडियो से चले गए, मगर मोहम्मद रफ़ी वहीं चुपचाप सर नीचा किए खामोश खड़े रहे। नौशाद साहब ने देखा, पूछा, गए नहीं, अभी तक यहीं खड़े हो? इस पर रफ़ी ने इधर उधर देखने के बाद झिझकते हुए नौशाद से कहा कि मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपया था जिससे मैं सुबह यहाँ तक आ गया। जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उस रिकॉर्डिंग से कुछ मिल जाएगा और जिससे मेरा वापस जाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। ये सुनकर नौशाद ने रफ़ी को घर लौटने के लिए 1 रुपये का सिक्का दिया। इस वाक़े के सालों बाद मोहम्मद रफ़ी स्टार, मशहूर व मारूफ फनकार बन गए। तब एक दिन नौशाद का रफ़ी के घर जाना हुआ। वहां मौसीक़ार आज़म नौशाद की नज़र ड्राइंग रूम के एक फ्रेम पर पड़ी, जिसमें 1 रुपये का एक सिक्का फ्रेम करके लगा हुआ था। नौशाद ने इसके बारे में जब रफ़ी से पूछा तो मोहम्मद रफ़ी ने बरसों पुरानी वो घटना उन्हें याद दिलवा दी और बताया कि आपने उस रोज़ एक कोरस में गाने वाले को 1 रुपये का सिक्का देकर नवाजा था। वो कोरस में गाने वाला और कोई नहीं, मैं ही था। मैंने उस दिन आपके दिए हुए उस 1 रुपये को तबर्रुक समझकर अपने पास सीने से लगा के रखा। मैं पैदल ही गया और वक्त आने पर इस सिक्के को फ्रेम में लगवा दिया अपने ड्राइंग रूम में, ताकि ये सिक्का मुझे हमेशा याद दिलाता रहे कि मेरी सच्चाई क्या थी, मैं कौन था और उस हालत में किस नेक इंसान ने मुझ पे करम किया था। दिस इज 92.7 बिग FM। भागती दौड़ती हम सब की जिंदगी के सफर को मधुर बनाने, सुहाना बनाने मैं अन्नू कपूर प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ, आपके साथ हूँ, आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। चलिए शुरू करता हूँ आज की महफिल। आज सबसे पहले कहानी होगी मोहम्मद रफ़ी को मिले 1 रुपये के सिक्के की, उस सिक्के की जिसे उन्होंने कभी खर्च नहीं किया। किसने दिया था ये सिक्का, पता चलेगा आज। दूसरे पायदान पर बात होगी फिल्म रजनीगंधा की। रजनीगंधा के पहले शो पर अमोल पालेकर से उनके प्रोड्यूसर ने पूछा, भाई फिल्म चलेगी या नहीं? इस पर अमोल पालेकर का क्या जवाब था, ये छोटी सी कहानी भी आज की महफिल में। उसके बाद तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे अभिनेता BM व्यास को। फिर बारिश का एक गीत और अंत में गुजरात के श्रोता निशांत पटेल का प्रश्न, जिन्होंने पूछा है कि क्या कभी लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने साथ डुएट गाया है?
क्या सवाल ढूंढ के लाए हो पटेल साहब, कोशिश करूंगा बताने की आज के शो में आखिरी सेगमेंट में। आइए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात तब की है जब मोहम्मद रफ़ी कोरस में गाने के लिए स्टूडियोज के चक्कर काटा करते थे। एक बार की बात है, मोहम्मद रफ़ी मौसीक़ार आज़म नौशाद की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचे, लेकिन इत्तफाकन उस दिन रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। सभी लोग एक एक करके स्टूडियो से चले गए, मगर मोहम्मद रफ़ी वहीं चुपचाप सर नीचा किए खामोश खड़े रहे। नौशाद साहब ने देखा, पूछा, गए नहीं, अभी तक यहीं खड़े हो? इस पर रफ़ी ने इधर उधर देखने के बाद झिझकते हुए नौशाद से कहा कि मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपया था जिससे मैं सुबह यहाँ तक आ गया। जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उस रिकॉर्डिंग से कुछ मिल जाएगा और जिससे मेरा वापस जाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। ये सुनकर नौशाद ने रफ़ी को घर लौटने के लिए 1 रुपये का सिक्का दिया। इस वाक़े के सालों बाद मोहम्मद रफ़ी स्टार, मशहूर व मारूफ फनकार बन गए। तब एक दिन नौशाद का रफ़ी के घर जाना हुआ। वहाँ मौसीक़ार आज़म नौशाद की नज़र ड्राइंग रूम के एक फ्रेम पर पड़ी जिसमें 1 रुपये का एक सिक्का फ्रेम करके लगा हुआ था। नौशाद ने इसके बारे में जब रफ़ी से पूछा तो मोहम्मद रफ़ी ने बरसों पुरानी वो घटना उन्हें याद दिलवा दी और बताया कि आपने उस रोज़ एक कोरस में गाने वाले को 1 रुपये का सिक्का देकर नवाजा था। वो कोरस में गाने वाला और कोई नहीं, मैं ही था। मैंने उस दिन आपके दिए हुए उस 1 रुपये को तबर्रुक समझकर अपने पास सीने से लगा के रखा। मैं पैदल ही गया और वक्त आने पर इस सिक्के को फ्रेम में लगवा दिया अपने ड्राइंग रूम में, ताकि ये सिक्का मुझे हमेशा याद दिलाता रहे कि मेरी सच्चाई क्या थी, मैं कौन था और उस हालत में किस नेक इंसान ने मुझ पे करम किया था। 1974 में फिल्म रिलीज हुई रजनीगंधा। बासु चैटर्जी की ये फिल्म ऑफबीट थी और इसी फिल्म से इंडस्ट्री में एक नई तरह का सिनेमा का ट्रेंड भी शुरू हुआ। मगर जब ये फिल्म कंप्लीट हुई तो प्रोड्यूसर सुरेश जिंदल और बासु चैटर्जी को फिल्म की रिलीज के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। फिल्म को रिलीज होने में 2 साल लग गए। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ही फिक्रमंद थे कि पता नहीं इस तरह की फिल्म को लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। फिल्म का पहला शो देखने जब प्रोड्यूसर सुरेश जिंदल, डायरेक्टर बासु चैटर्जी, हीरो अमोल पालेकर और हीरोइन विद्या सिन्हा के साथ आकाशवाणी थिएटर पहुंचे तो सब बहुत घबराए हुए थे, धड़कनें तेज थीं। उन्होंने अमोल पालेकर का हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है फिल्म चलेगी? प्रोड्यूसर को घबराया हुआ देखकर अमोल ने चुटकी लेते हुए कहा, आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चिंता मत करिए। अगर फिल्म नहीं भी चली तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जिनसे आप एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। मेरे सीन को टूथपेस्ट के एड में इस्तेमाल कर लेना और दिनेश ठाकुर के सीन को किसी और एड में। ये कहकर अमोल पालेकर हंस दिए। नर्वस प्रोड्यूसर को अमोल पालेकर का ये मजाक, ये ह्यूमर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर तो गए, लेकिन उस वक्त कुछ बोले नहीं। लेकिन बाद में जब फिल्म हिट हो गई, वो अमोल के प्रति गुस्सा भूल गए और सबके साथ इस फिल्म की कामयाबी का उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन ये किस्सा जरूर लोगों को बताया उन्होंने। वेलकम टू सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो, नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ जी, 92.7 बिग एफएम से। हाँ जी, नमस्कार अन्नू जी। नमस्कार। आप अपना परिचय दें ताकि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें भी पता पड़े कि कौन सा श्रोता किस नगरी से बात कर रहे हैं। जी जी, मैं कल्पना द्विवेदी, झांसी से, सिविल लाइन से। जी जी जी। तो कल्पना जी, झांसी में, झांसी ही जन्मस्थल है आपका? जी हाँ, यही मायका ससुराल, यही जन्मस्थली, यही कर्मस्थली, सब कुछ यही है। अरे वाह 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 कल्पना जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। झांसी, झांसी, उसके बाद ऊपर निकल जाते हैं आगे, मऊरानीपुर है, फिर हरपालपुर है और इधर आ जाते हैं तो दिनारा है, करेरा है। मैं इस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ।
अरे वाह, आप आए हैं क्या इधर कभी? बरसों पहले यहाँ सदर बाजार भी हुआ करता था झांसी में, अभी भी है। जी जी है, अभी भी है, मेन मार्केट यही है मेरे घर के पास ही। जी। और एक चित्रा सिनेमा भी बरसों पहले हुआ करता था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। और वहां पर एक कांड हो गया था, ये जो गोरे अफसर थे, तो यहाँ पर गोरे अफसर कुछ भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने, मदनलाल कपूर ने, उन टॉमी गोरों को मार के कमरे में बंद कर दिया था। ये झांसी में कांड हुआ था और इसकी वजह से सदर बाजार और चित्रा सिनेमा में आग भी लग गई थी। बड़ी पुरानी घटना है ये। झांसी सुनने में आया था, सुना था मैंने ये। आप झांसी को मेरे प्रणाम। और ये तो ऐतिहासिक नगरी है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी सर। आप ऐसी वीरांगना की भूमि से हमें फोन कर रही हैं, हमारे प्रणाम स्वीकार करें कल्पना जी। और जो कहना चाहती हैं परिवार में और कौन कौन है? सर मेरे हस्बैंड है LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। जी। और मेरे 2 बेटे हैं जी, जो बाहर है, अभी स्टडी चल रही है उनकी। कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? एक GLA मथुरा से BTech कर रहा है बेटा। जी, क्या नाम है, शुभ नाम क्या है? सिद्धार्थ द्विवेदी। और दूसरे संकल्प द्विवेदी। वो भी मथुरा में ही है? नहीं सर, वो अभी जबलपुर में एज ए ट्रेनिंग मैनेजर उसका वो हुआ है। जी। तो संगीत अच्छा लगता है? संगीत वैसे तो किसको अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सर, संगीत की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जब से करीब 20 साल पहले जब अंताक्षरी शुरू हुआ था, तब से मैं आपका देखती थी। अब तो काफी टाइम हो गया। तो आपकी पसंद है, कुछ गाना सुनना चाहती हैं? कुछ प्रश्न है? हाँ जी। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? और गाना ही नहीं सुनना है, अगर द्विवेदी साहब के लिए गाना सुनवाना है तो उनको ही समर्पित भी कर देंगे आपकी तरफ से। अरे सर, आपको बताएं, हम दोनों ही बड़े शौकीन हैं और कभी कोई घर के फंक्शन होते हैं तो हम दोनों थोड़ा सा ज्यादा अच्छा तो नहीं गा पाते, लेकिन कभी कभी डुएट सॉन्ग गाते हैं। हम लोगों ने अभी गाया था, अपनी एनिवर्सरी का फंक्शन था। कौन सा गीत गाया था? ये गाया था हम लोगों ने, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तो अभी द्विवेदी साहब अभी कहाँ हैं? सर ये सौभाग्य है कि पता नहीं कैसे अभी ये लंच करने आज आ गए, मेरे पास ही बैठे हुए। वैसे इस समय वो ऑफिस में रहते हैं रोज, आज पता नहीं कैसे आ गए। द्विवेदी साहब, अन्नू कपूर के प्रणाम स्वीकार हो झांसी नगरी को भी और द्विवेदी परिवार को भी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। बहुत सौभाग्य हमारा कि हमारी आपसे बात हो रही है। सौभाग्य तो हमारा है। हम तीनों ही बहुत सौभाग्यपूर्ण लोग हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसी तरह से जिंदगी कट जाए अच्छा गाना सुनते हुए। तो गाना वही सुनवा दूं, छुप गए सारे नजारे हुए क्या बात हो गई। जी सर। तो 92.7 बिग FM के सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि झांसी नगरी की श्रीमती कल्पना द्विवेदी ने अपने पतिदेव श्रीमान द्विवेदी साहब के लिए ये फरमाइश प्रस्तुत की है। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। ये जुगल जोड़ा सलामत रहे, कल्पना जी सलामत रहें, द्विवेदी साहब सलामत रहें, इस दुआ के साथ। BM व्यास यानी ब्रजमोहन व्यास का जन्म 22 अक्टूबर 1920 को बीकानेर राजस्थान में विजयदशमी के दिवस एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंडिताई पूजा पाठ करना ही इनका पारिवारिक काम था। बचपन से ही भजन कीर्तन करते रहने के कारण संगीत से हो गया लगाव। एक नेत्रहीन संगीतकार से विभिन्न वाद्य यंत्र बजाना सीखा और साथ ही उन्होंने संस्कृत में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। BM व्यास अपने बड़े भाई और प्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास के निमंत्रण पर एक राजस्थानी नाटक रामू चढ़ना में अभिनय करने के लिए 1940 में चले आए मुंबई। इस नाटक में BM व्यास ने अभिनय भी किया और गाने भी गाए। मुंबई आकर उन्होंने देवधर संगीत विद्यालय से गायन की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। इनकी प्रतिभा देखकर गीतकार पंडित इंद्र बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रणजीत मूवी टोन के मालिक सरदार चंदूलाल शाह से BM व्यास का परिचय करवाया, जहां उन्हें फिल्म भर्तृहरि में गीत गाने के लिए अनुबंधित कर लिया गया। तो इस तरह पंडित BM व्यास का फिल्मी करियर बतौर पार्श्व गायक शुरू हुआ। एक दिन पंडित BM व्यास को पता चला कि पृथ्वीराज कपूर एक नया थिएटर ग्रुप चला रहे हैं, तो उन्हें इच्छा हुई पृथ्वीराज कपूर के थिएटर से जुड़ने की। तो BM व्यास गीतकार पंडित इंद्र का सिफारिशी पत्र लेकर पहुंचे पापा पृथ्वीराज कपूर के पास। पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें अपने पृथ्वी थिएटर से जोड़ लिया
इस तरह बीएम व्यास को पृथ्वी थिएटर में दीवान, पठान, आहुति, गद्दार और कलाकार जैसे नाटकों में गीत, संगीत और अभिनय कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। इसी दौरान रमेश सहगल से बीएम व्यास की अच्छी मित्रता हो गई। तो जब रमेश सहगल चेतन आनंद की फिल्म कंपनी इंडिया पिक्चर्स में प्रोडक्शन मैनेजर हो गए तो उन्होंने बीएम व्यास को चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर में कामिनी कौशल के भाई की एक छोटी सी भूमिका दिलवा दी। उसके बाद राज कपूर की फिल्म आग में काम करने के बाद उनका करियर चल पड़ा। वो राज कपूर कैंप के परमानेंट मेंबर हो गए। बीएम व्यास को राज कपूर की फिल्म बरसात में नरगिस के पिता की भूमिका से काफी लोकप्रियता हासिल हुई। उसके बाद धीरे धीरे बीएम व्यास सिनेमा के लिए एक बड़ा नाम बन गए। बीएम व्यास ने विभिन्न भाषाओं की लगभग 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म थी शाहरुख खान दीपा शाही अभिनीत ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जो 1995 में आई थी। बीएम व्यास एक अच्छे अभिनेता, गायक होने के साथ साथ एक उत्तम कोटि के सज्जन इंसान के रूप में भी जाने जाते रहे। 92 साल की उम्र गुजारने के बाद 11 मार्च 2013 को कल्याण, महाराष्ट्र में उनका निधन हो गया। आज इस सेगमेंट में हमने बीएम व्यास जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, बंधु बांधव सुन रहे हों तो हमारे प्रणाम स्वीकार करें और श्रद्धांजलि में उन्हें याद करते हुए। किशोर कुमार को बचपन से ही शौक था संगीत का। ये संगीत या गाना बजाना ऐसी चीज़ है कि वो एक दिन में नहीं होता है, ये जन्मजात होता है। इसलिए अगर कोई सोचे कि सडनली किशोर कुमार को म्यूज़िक का शौक़ हो गया हो तो मैं मानूंगा नहीं। ये कला के बीज जन्मजात होते हैं। कोई दुनिया का इंस्टीट्यूशन आपके अंदर की कला को चैनलाइज कर सकता है, उसको कल्टिवेट कर सकता है, लेकिन दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन एक नॉन आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं बना सकता। इतना ध्यान रखिएगा आप। अगर आप सोचें कि एक व्यक्ति है जिसके अंदर कला के कुछ कीटाणु ही मौजूद नहीं हो और उसको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप देखते हैं ना लड़के लड़कियां यहाँ पे आते हैं, सिंगर बनने आते हैं और एक्टर बनने आते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं मानता हूँ। 41 साल का अनुभव कह रहा है कि वो कला के बीज आपके अंदर मौजूद होने, उसके बगैर नहीं। बाकी तो गुरु के संगत के अंदर वो खिल जाता है, बिल्कुल अलग बात है। तो इस वजह से जब घर वालों ने देखा कि ये बालक आभास के अंदर ये है, कुछ बात है, तो दादा मुनि ने, बड़े भाई ने एक हारमोनियम छोटा सा लाकर अपने भाई को दे दिया। इस वक्त तक दादा मुनि यानी अशोक कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुके थे। ये वो ज़माना था जब बहुत सारे एक्टर्स को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे। याद कीजिए सुरैया का ज़माना उसके बाद आया जबकि, लेकिन दादा मुनि तो हमारे इंडस्ट्री के मोस्ट सीनियर एक्टर्स थे, उन्होंने गाने भी गाए हैं। हारमोनियम मिल गया और सहगल के भक्त रहे। आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 संगीत के, फिल्म संगीत के इम्पॉर्टेंट पिलर, लता मंगेशकर, मुकेश जी और किशोर कुमार, ये सहगल भक्त थे। तो बालक किशोर कुमार सहगल की आवाज़ में हारमोनियम पे सुर लगा के गाना छेड़ दिया करते थे। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि गाना सुनाओ, हमें भी गाना सुनाओ, मैं भी गाता हूँ, मैंने भी फिल्मों में गाना गाया है, तो मुझे भी सुना दो और सहगल साहब का भी गाना सुनाओ। तो बालक आभास यानी किशोर कुमार ने कहा, सहगल के गाने का 5 आना लगेगा और दादा मुनि के गाने का 1 आना। सहगल के गाने की रेट 5 आना और दादा मुनि के गाने की 1 आना। हाँ, आपने पहले एपिसोड्स में भी बताया था कि पैसों को लेकर बचपन से मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो अशोक कुमार थोड़ी देर तक सहगल का गाना सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे आभास, मेरा भी तो गाना सुना। उन्होंने कहा 1 आना दीजिए, सुनाता हूँ। फिर उसके बाद दादा मुनि ने कहा होगा, ऐसा सोच सकते हैं हम कि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, कि सहगल का गाना कह लें। नहीं, अब सहगल साहब का रेट बढ़ गया है
और अगर आपको अपना गाना सुना तो आपका गाना एक गाने में ही रहेगा, सेगल का गाना सुनना है। अशोक कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में अपने भाई के बारे में कहा था पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका। तो जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो अपने कॉलेज के लेसन्स ट्यून करके ही याद किया करते थे। उन्होंने माल्थुसियन थ्योरी को भी ट्यून करके याद कर रखा था। जी जी जी, आप समझे। एक बड़ा मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि पंजाब में क्लास चल रही थी तो गुरुजी ने कहा कि कल पहाड़ा याद करके आना। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। दूसरे दिन बच्चे आए तो उन्होंने एक बच्चे से कहा हरमिंदर खड़ौता हो जा, मतलब खड़े हो जाओ। अब बेटा पहाड़ा सुना तो बच्चा हरमिंदर जो था वो कहला तो गुरुजी ने जड़ दिया एक तमाचा। कहते पहाड़ा किथे? कहते जी पहाड़ा नहीं है तो ट्यून तो याद है मैनू। ट्यून तो मनु याद है ना। तो हाँ, तो किशोर कुमार भी ट्यून याद करते थे, थ्योरी याद हो गई नहीं तो सारी थ्योरी उन्होंने म्यूजिकल याद कर रखी थी। समझे ना, समझे ना। संवेग परिवर्तन की दर संवेग समानुपाती है, संवेग पर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो ये पैशन देख के घर वालों को लगा, और दादा मुनि आई जो बड़ा भाई आ चुका था, लगा कि यार यहाँ पे इस बच्चे को, छोटे भाई को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको भेजना चाहिए। और उन्होंने कहा चलो जितनी पढ़ाई कर ली है अब कर ली, अब चलो मेरे साथ। तो इस तरह से किशोर कुमार पहुंच गए अपने भाई का दामन थाम के मुंबई। घर पे ही रहते थे और सिंगिंग काम करते रहते, रियाज करते रहते, और दिन के टाइम पे स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे। सबसे पहले चक्कर काटने का और संघर्ष करने का, जो मेहनत करने का, जैसे कहते हैं ना यार संघर्ष रंग लाया, मेरा मेहनत रंग लाई। ये रंग लाई 1946 में जब उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने चांस दिया एक फिल्म में। फिल्म का नाम था 80 डेज। लेकिन ये चांस कोरस में गाने का चांस था। आप समझ सकते हैं, कोरस में भी मिल गया तो ये चांस ही कहा जाएगा सबसे पहले। जी जी जी। और उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ होगा कि घर पे होंगे तो दादा मुनि से मिलने प्रसिद्ध उस ज़माने के स्टार म्यूज़िक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश मिलने आए, और कहीं दूर किसी कमरे में किशोर कुमार बैठे बैठे कुछ अपना कुछ जी लगे हुए आप इमेजिन कर सकते हैं। 1948 की बात है। जब खेमचंद प्रकाश ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि दादा मुनि, इस बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है। और खेमचंद प्रकाश ने पहला ब्रेक दिया किशोर कुमार को एज ए सोलो सिंगर। फिल्म थी जिद्दी, और इसी जिद्दी फिल्म से, इस फिल्म की कहानी लिखी थी इस्मत चुगताई ने। इसी जिद्दी फिल्म से दरअसल देवानंद का करियर भी लॉन्च हुआ, आप ध्यान रखेंगे। और सोलो जो गाना किशोर कुमार ने प्लेबैक गाया है, वो गाना देवानंद के ऊपर पिक्चराइज्ड है। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। दिस वॉज द फर्स्ट एवर सोलो सॉन्ग by great Kishore Kumar, composed by Khemchand Prakash, film Ziddi 1948. With this film देवानंद का करियर भी लॉन्च हुआ, और ये पहला पड़ाव था देव साहब के लंबे स्टारडम के करियर में। बड़ौदरा के हमारे श्रोता निशांत पटेल ने अचंभे का सवाल पूछा है कि क्या कभी लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने कोई डुएट साथ गाया है। मैं बता दूं कि एक ज़माना ऐसा था, लता मंगेशकर के सारे गाने सुमन कल्याणपुर को जाने लगे, स्पेशली रफ़ी के साथ जो डुएट थे। तो दोनों की आवाज़ भी सिमिलर थी। तो बताना चाहूँगा कि संभवतया केवल एक बार ऐसा हुआ जब दोनों का एक डुएट रिकॉर्ड किया गया। ये डुएट रिकॉर्ड हुआ 1959 में आई एक फिल्म का नाम था चांद। मुख्य भूमिका में थे बलराज साहनी और मीना कुमारी। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, म्यूजिक दिया था हेमंत कुमार ने।
कभी आज कभी कल कभी परसों, ऐसे ही बीते बरसों, हमारी सुनते ही नहीं साजना। और ये एक डांस नंबर है, ध्यान रखिएगा, एक डुएट है। इसके अलावा ममता फिल्म में भी एक गीत है जो दोनों ने गाया है, परंतु वो डुएट नहीं है, दो अलग अलग वर्जन में है। एक डुएट है, एक सोलो है। रहे ना रहे हम महका करेंगे, रिटन बाय मजरू सुल्तानपुरी, कंपोज्ड बाय ग्रेट रोशन। लेकिन डुएट जो है इसका, उसमें मोहम्मद रफ़ी के साथ ये गीत गाया है सुमन कल्याणपुर ने। लेकिन जहां तक दोनों का डुएट का सवाल है तो एक ही गीत है, फिल्म चांद, कंपोज्ड बाय हेमंत कुमार, रिटन बाय शैलेंद्र, संग बाय लता मंगेशकर एंड सुमन कल्याणपुर। आज के लिए इतना ही। कभी कभी ऐसे श्रोता सवाल पूछने लगते हैं तो ऐसा लगता परीक्षा की घड़ी आ गई है। बिल्कुल ऐसा लगने लगता है जैसे 7वीं 8वीं के वक्त में दिल धड़कने लगता था कि पता नहीं कौन सा सवाल आ जाए, श्रोता कौन से लोग क्या सवाल पूछने लगे। बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कोशिश करता हूँ हर एंगल से रिसर्च करने की, क्रॉस चेक करने की। ऐसा नहीं है कि जो कहीं एक बार पढ़ लिया वही आपको बता दिया। क्रॉस चेक करने के बाद ही पूरी कोशिश करता हूं कि तर्क की कसौटी के ऊपर कहानी को परख सकूं और उसके बाद ही आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। यही कोशिश रहती है। बहुत आभारी हूं, बहुत मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, दुआओं में याद रखें। सलाम, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम।